नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। पहली खबर देहरादून से है, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जो राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ कर रहे हैं चर्चा, जो राज्य को मिलने वाले अनुदान को लेकर चर्चा कर रहे हैं, वहीं करों में हिस्सेदारी तय करने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 16वें वित्त आयोग की टीम अगले 5 सालों के लिए राज्य को मिलने वाले अनुदान और करों में हिस्सेदारी तय करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रही है। वहीं आयोग की टीम सामने राज्य सरकार की ओर से एक प्रेजेंटेशन भी दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी बड़ी खबर है। जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में भी 16 वित्त आयोग की टीम अगले 5 सालों के लिए राज्य को मिलने वाले अनुदान और करों में हिस्सेदारी तय करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रही है। और आयोग की टीम के सामने राज्य सरकार की ओर से एक प्रेजेंटेशन भी दिया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर ऋषिकेश से आपको बता दें, जहां ऋषिकेश से हेमकुंड यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, जहां पर 22 मई को रवाना होगा पहला जत्था, जहां पंज प्यारों के नेतृत्व में होगी यात्रा की शुरुआत। वहीं 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट और राज्यपाल और मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारे से होगा जत्था रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ऋषिकेश से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऋषिकेश से हेमकुंड यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, जो 22 मई को रवाना होगा पहला जत्था, जहां पंज प्यारों के नेतृत्व में होगी यात्रा की शुरुआत। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट और राज्यपाल और मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारे से होगा जत्था रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ऋषिकेश से बताई जा रही है। और देहरादून से अगली खबर आपको बता दें, जो उत्तराखंड पहुंची है 16 वित्त आयोग की टीम, जो 3 दिवसीय दौरे पर राज्य में रहेंगे। आयोग के सदस्य और राजनीतिक दलों से करेंगे सीधी बातचीत। दरअसल देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो उत्तराखंड पहुंची है 16 वित्त आयोग की टीम और 3 दिवसीय दौरे पर राज्य में रहेंगे। आयोग के सदस्य और राजनीतिक दलों से करेंगे सीधी बातचीत और विकास व वित्तीय आवश्यकताओं पर लेंगे सुझाव। और यह दौरा राज्य की वित्तीय स्थिति को समझने और भविष्य के लिए योजनाएं तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड पहुंची है 16वें वित्त आयोग की टीम, जहां पर 3 दिवसीय दौरे पर है, जहां राज्य में रहेंगे आयोग के सदस्य और राजनीतिक दलों से करेंगे सीधी बातचीत और विकास व वित्तीय आवश्यकताओं पर लेंगे सुझाव। यह दौरा राज्य की वित्तीय स्थिति को समझने और भविष्य के लिए योजना तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगा। अब खबर चमोली से है, जब विश्व धरोहर फूलों की घाटी में मरम्मत शुरू हुई है। जनसंपर्क मार्गों की मरम्मत हुई है शुरू, जहां 1 जून से खुलेंगे राष्ट्रीय पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार। हजारों की संख्या में प्रकृति प्रेमी होते हैं आमद। दरअसल उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित भ्यूडार वैली में मौजूद विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार आगामी ग्रीष्मकाल सीजन के लिए 1 जून को आम पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। अपनी प्राकृतिक आवास में ही खूबसूरत अल्पाइन पुष्पों की सैकड़ों दुर्लभ प्रजातियों के खिलने और भरपूर जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में प्रत्येक सीजन में हजारों की संख्या में प्रकृति प्रेमियों और देश विदेशी पर्यटकों की आमद होती है, जिससे पार्क प्रशासन को अच्छा राजस्व भी मिलता है। इस सीजन के लिए घाटी खुलने के पूर्व वैली की ताजा स्थिति का जायजा लेने के लिए पार्क प्रशासन की एक विशेष गश्त टीम रेंज ऑफिसर चेतना कांडपाल के मार्गदर्शन में घाटी में पसरे हिमखंडों को बमुश्किल पार कर घाटी का जायजा लेकर मुख्यालय लौट आया है, जिसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन द्वारा शीतकाल में
बर्फबारी और ग्लेशियर के मूवमेंट के चलते क्षतिग्रस्त हुए पैदल संपर्क मार्गों को आवाजाही हेतु दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। पार्क के प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी तरुण एन ने बताया कि गोविंद धाम से वैली के प्रवेश द्वार होकर करीब 1 किलोमीटर आगे नाले से लेकर जहां जहां पैदल मार्ग टूटा हुआ है वहां पर बर्फ हटाने के लिए श्रमिक लगाए गए हैं और वहीं घाटी में अन्य जगहों पर भी पैदल मार्ग को ठीक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1 जून से पूर्व ही वैली के पूरे मार्ग को पूरी तरीके से पर्यटकों की आवाजाही हेतु सुचारू कर लिया जाएगा। वहीं घाटी में आवाजाही सुगमता से सुचारू करने को लेकर पार्क प्रशासन की पूरी तरीके से सजग है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अभी भी घाटी में द्वारा पुलों से आगे 1-2 जगह ग्लेशियर पॉइंट पर हिमखंड पसरे हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें जान हथेली पर रखते हुए पार्क की गश्त टीम ने पार किया है और इन पॉइंट पर बर्फ को काट कर फिलहाल छोटा मार्ग आवाजाही हेतु बनाया गया है। ऋषिकेश के निकट रानी पोखरी थाना पुलिस आज काफी एक्शन में दिखाई दी, जहां पुलिस ने एक के बाद एक कई कानूनी कार्रवाई क्षेत्र में की है, जिससे लोगों में हड़कंप मचा रहा। वहीं सबसे पहले पुलिस ने दूसरे राज्यों से आकर बसे लोगों का सत्यापन चेक किया और 510 घरों पर की गई छापेमारी में 350 लोग बिना सत्यापन के किराए पर रहते हुए पकड़े गए। पुलिस ने मकान मालिक को इस बड़ी लापरवाही पर फटकार लगाई और मकान मालिकों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 81 पुलिस एक्ट के तहत 70 लोगों के चालान काटकर 17,500 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया। 110 भारी लोगों को थाने लाकर उनके सत्यापन की कार्रवाई पूरी की गई और इसके अलावा लापरवाह लोगों पर भी पुलिस ने एक्शन दिखाए बिना लॉक लगाए। वहीं दोपहिया वाहनों को सड़क पर छोड़ने वाले वाहनों को भी पुलिस कब्जे में लेकर थाने लाई। वहीं एक वाहन को पुलिस ने सीज कर दिया व बाकी वाहनों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की गई। वहीं थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर अभियान चलाकर आज कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष अमित रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि प्रदेश की धामी सरकार ने उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के कार्यकाल को 6 माह हो चुके हैं। इस सरकार ने पंचायत में प्रशासक को नियुक्त किया है, लेकिन धामी सरकार डरी हुई है। उन्होंने कहा कि पंचायती चुनाव लोकतंत्र की अहम सरकार है। वे सरकार जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराएं ताकि स्थानीय लोगों को लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रतिभाग करने का मौका मिल पाए। चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक अहम प्रक्रिया है और आप निरंतर देख रहे हैं कि किस प्रकार से वर्तमान धामी सरकार ने जो नगर पंचायत नगर निगम के चुनाव थे उनको किस प्रकार से डिले करते और किस प्रकार से उन्होंने अपने लोगों को जिताने का काम किया। कहीं पे फर्जी वोटिंग कराकर अपने लोगों को जिताने का काम किया। उसी तरह से हमारे जो पंचायती राज सिस्टम है उसके चुनाव कराते आज 6 महीने हो गए हैं। एक बार इन्होंने प्रशासक को नियुक्त किया, दोबारा से फिर से इन्होंने प्रशासकों को नियुक्ति की है। ये दर्शाता है कि किस प्रकार से धामी सरकार डरी हुई है कि जनता जो वर्तमान सरकार है अपना विरोध धामी सरकार के जितने भी जो सत्ताधारी धामी सरकार के जो सत्ताधारी जो लड़ना चाह रहे हैं उनको हराने के लिए उतावली है पहाड़ की जनता कि कब हमें मौका मिले और कब हम भारतीय जनता पार्टी को पंचायती चुनाव में ब्लॉक प्रमुख, अपना क्षेत्र पंचायत सदस्य, अपना जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनने का काम करें। तो वर्तमान सरकार को इस चीज का डर है कि वो लोग कहीं चुनाव में हार ना जाएं, तो इसीलिए देर दुरुस्त प्रतिदिन उसको डिले करने चुनाव प्रक्रिया लोग। पिथौरागढ़ में पंडा वेतोली नामक स्थान पर एक व्यक्ति खाई में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उत्तराखंड एसडीआरएफ को सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य के लिए रविवार देर शाम टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में स्थित था, जहां टीम को लगभग 4-5 किलोमीटर का पैदल दुर्गम रास्ता तय करना नीचे उतरना पड़ा। वहीं खाई की गहराई लगभग 500 से 600 मीटर थी और रात्रि में अत्यधिक अंधकार होने के बावजूद टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया।
वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आज सुबह खाई में गिरे व्यक्ति का शव बरामद किया गया। वहीं शव को 3 किलोमीटर जंगल के रास्ते स्ट्रेचर के माध्यम से निकालकर जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया है। हरिद्वार के फल व्यापारियों ने हाल ही में तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के विरोध में तुर्की उत्पादों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वे व्यापारी तुर्की से आयातित सेब, खजूर और अन्य फल अब स्थानीय रूप से उत्पादित फलों से बदलने की योजना बना रहे हैं। यह कदम भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी भावनाओं और तुर्की के पाकिस्तान पक्षी रुख के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक है। इससे पहले राजस्थान के अलवर और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी व्यापारियों ने तुर्की से आयातित सेबों का बहिष्कार किया था, जिससे ये आंदोलन व्यापक रूप ले चुका है। व्यापारी संगठनों ने भारतीय संस्कार से तुर्की और अजरबैजान से व्यापारिक संबंधों को निलंबित करने की अपील की है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरबेस का दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय वायुसेना यानी IAF के तहत जवानों से मुलाकात की और इस अवसर पर उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। और इस दौरे के दौरान रक्षा मंत्री ने जवानों के साथ बातचीत की और उनकी मेहनत और समर्पण को सराहा है और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। रक्षा मंत्री के दौरे के क्या मायने हैं और इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल ये दौरा पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए किया गया, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और सरकार लगातार जनता से झूठ बोले जा रही है कि पाकिस्तान ने भारत को बेहद नुकसान पहुंचाया है और भारत की सेना का मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन सच्चाई क्या है, हर कोई जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया। इसलिए श्रीनगर एयरबेस पर हुई इस मुलाकात में भारतीय वायुसेना के जवानों ने रक्षा मंत्री के साथ मिलकर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। ये नारे देश के सुरक्षा बलों के समर्पण और देश के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाते हैं कि जब तक सेना बॉर्डर पर खड़ी है, भारत की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखने की हिमाकत नहीं कर सकता। एयरबेस पर इस उत्साही माहौल ने जवानों की प्रेरणा को और भी बढ़ाया और ये साबित किया कि देश की सुरक्षा में सेना की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर कड़े बयान भी दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या हमारे परमाणु हथियार सुरक्षित है। इस सवाल को उठाते हुए उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु शक्ति होने पर चिंता जताई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी देश के पास इस प्रकार के खतरनाक हथियार हो और वह उसके गलत इस्तेमाल की कोशिश करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गंभीर कदम उठाने चाहिए। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ भी अपनी सरकार के मजबूत रुख को दोहराया और कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उनके इस बयान से साफ है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं है और किसी भी आंतरिक या फिर बाहरी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तत्पर है।
वहीं पुणे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राष्ट्रहित को लेकर अहम बयान दिया, जिसमें उन्होंने व्यापारियों और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को बधाई दी और कहा कि देश प्रथम की भावना हमें हमेशा सर्वोच्च रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम में हमारे लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले आतंकवादियों को और उन्हें समर्थन देने वाले देशों को जवाबदेह ठहराना जरूरी है, और अगर कोई देश इस प्रकार की क्रूरता करता है और दूसरा देश इसका समर्थन करता है तो उसे इसकी सख्त सजा मिलनी चाहिए। देखिए, मैं उनको सभी को बधाई देता हूं। नेशन फर्स्ट ये हमारी भूमिका होनी चाहिए, और देश के दुश्मनों को, और केवल देश के नहीं, मानवता के दुश्मन जिस बर्बरता के साथ हमारे लोगों को पहलगाम में मारा गया, इसी बर्बरता कोई अगर देश करता है और उसको कोई साथ देता है तो ऐसे देशों को भी सबक सिखाना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार से ऑर्गेनिकली लोगों में नेशन फर्स्ट की भावना तैयार हो रही है, मैं इसका स्वागत करता हूं। दरअसल पाकिस्तान से तनाव के बीच जिस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, इससे भारत में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग वहां घूमने जाने से मना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वहां की इकोनॉमी को बढ़ाने में हम सहयोग करें और उसी पैसे से वो हमारे दुश्मनों को ड्रोन भेजकर हम पर हमला करवाता है। तो इस समय भारत की जनता राष्ट्र प्रथम के साथ आगे बढ़ने पर बल दे रही है। राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय सरकार अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क और जागरूक है, चाहे वह वायुसेना के जवानों की प्रेरणा हो, पाकिस्तान की परमाणु ताकत के संदर्भ में रक्षा मंत्री का बयान हो, या आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता का विषय हो। भारतीय नेतृत्व अपनी नीति में दृढ़ और स्पष्ट है। देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय हित और मानवता के खिलाफ होने वाली किसी भी क्रूरता के खिलाफ भारत सरकार का रुख स्पष्ट और निर्णायक है। भारत में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि राष्ट्रहित के प्रति जो भावना नागरिकों में विकसित हो रही है, वह देश को एक मजबूत और सुरक्षित भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन करेगी। इस प्रकार के बयानों और सक्रिय कदमों से यह साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि कर भला तो हो भला, ऐसा अक्सर कहा जाता है, लेकिन विश्व की राजनीतिक परिवेश में शायद ये गलत होता दिख जाता है। लेकिन फिर भी जब दुनिया ग्लोबलाइज हो तो किसी को भी किसी का साथ सोच समझकर देना चाहिए। लेकिन तुर्की एक ऐसा देश निकला जिसने बगैर सोचे समझे पाकिस्तान का खुले तौर पर साथ दिया। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच बीते दिनों वार की स्थिति बन गई थी, जिसमें तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन इससे पहले तुर्की में कई ऐसे हालात पैदा हुए जिसमें भारत ने सबसे पहले सहायता पहुंचाने का काम किया, लेकिन पाकिस्तान प्रेम के कारण अब तुर्की को दोस्ती में गद्दारी और विश्वासघात का नाम दिया जा रहा है। तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों और अब भारत को अब क्या करना चाहिए। तो जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच बीते 4 दिनों वार की स्थिति बनी रही। दोनों ही देश एक दूसरे पर ड्रोन से हमले कर रहे थे, और इसी बीच खबर आती है कि पाकिस्तान को हमले के लिए ड्रोन तुर्की के द्वारा भेजे गए हैं। गौरतलब है कि तुर्की को भारत के द्वारा कई बार सहायता दी गई है, जिसके बाद से ही तुर्की के इस पड़ाव को दोस्ती में गद्दारी और विश्वासघात का नाम दिया गया है। अब स्थिति बहिष्कार तक जा पहुंची है। बता दें कि फलों के बहिष्कार के बाद पर्यटकों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। तुर्की की अर्थव्यवस्था को भारतीय पर्यटकों से बड़ा योगदान मिलता है। इसी बीच सैकड़ों भारतीय ने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा रद्द कर दी है। इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 6 दिनों में ही भारत की ओर से 50% से ज्यादा बुकिंग कैंसिल हो गई। लोगों का कहना है कि हम अपने देश और आर्मी के साथ खड़े हैं। इसके अलावा हम तुर्की और अजरबैजान में जाने वाले बुकिंग कैंसिल का भी पूरी तरह से समर्थन करते हैं। वहीं सिंगर विशाल मिश्रा का कहना है कि अब वे भी तुर्की और अजरबैजान में शो नहीं करेंगे, और इससे साफ पता चलता है कि भारत की जनता पूरी मजबूती के साथ अपनी सेना और सरकार के साथ खड़ी है। वह इस मामले में बढ़ते विवाद के बाद तुर्की के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म अंकारा की तरफ से सफाई दी जाने लगी है कि हमारी जनता को इसके बारे में पता नहीं था कि भारत और तुर्की के बीच आखिर क्या चल रहा है। यह बेहद ही हास्यास्पद है कि एक देश की सरकार इतने बड़े युद्ध में शामिल होने जा रही है और देश की जनता को इसके बारे में पता नहीं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने तुर्की से 2482 वस्तुओं का आयात किया, और ये आयात कुल मिलाकर
3.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ। भारत के द्वारा तुर्की से कई चीजें आयात किए गए। इनमें नमक और प्लास्टरिंग सामग्री 235 मिलियन अमेरिकी डॉलर, खनिज ईंधन और तेल 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, परमाणु रिएक्टर और पुर्जे 311 मिलियन अमेरिकी डॉलर, प्राकृतिक और कीमती मोती 132 मिलियन अमेरिकी डॉलर, पशु उत्पाद 149 मिलियन अमेरिकी डॉलर आदि शामिल है। और अगर भारत ट्रेड पर रोक लगाता है तो इसका टर्की पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। जबकि युद्ध के हालात के दौरान तुर्की के सोंगर ड्रोन की काफी चर्चा हुई थी कि तुर्की ने पाकिस्तान को सोंगर ड्रोन्स भेजे हैं। और अगर इस ड्रोन के बारे में बात करें तो आपको बताते चले, ये ड्रोन एक प्रकार का सस्ता ड्रोन है जिसमें 4 रोटर लगे हैं। यह हवा में उड़ने वाला एक लड़ाकू विमान है। इसका वजन 45 किलो तक होता है। यह अपने साथ 9 किलो तक का भार ले जा सकता है, 25 मिनट तक हवा में उड़ सकता है और समुद्र तल से 3000 मीटर ऊपर तक उड़ सकता है। लेकिन जमीन से 300 मीटर ऊपर तक ही उड़ना सुरक्षित है। यह जीपीएस और ग्लोनास दोनों से रास्ता खोज सकता है। यह अपने आप में भी उड़ सकता है और इसमें रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें मिशन की प्लानिंग की जा सकती है और उड़ान के दौरान भी बदलाव किए जा सकते हैं। अगर सिग्नल खो जाए या बैटरी कम हो जाए तो यह अपने आप ही वापस आ सकता है। लेकिन ज्यादातर इसे डिफेंस सिस्टम का ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इससे भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन अब भारत को भी कठोर और स्पष्ट कदम उठाने की आवश्यकता है। जो देश इस तनावपूर्ण स्थिति में बिना सच झूठ का विश्लेषण किए पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, उनके खिलाफ भारत को सख्ती दिखानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को अपनी स्थिति मजबूती से रखनी होगी और यह स्पष्ट करना होगा कि वह किसी भी तरह के दबाव या पक्षपात को स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। भारत को अब रणनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर प्रभावी प्रतिक्रिया देनी होगी ताकि भविष्य। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।